उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ठंड के इस मौसम में सर्द हवाएं सड़कों और गलियों में गश्त कर रही हैं, लेकिन सियासी गर्माहट भी अंदर खाने शुरू हो गई है। चूँकि 2024 का लोकसभा चुनाव सिर पर है और इन दिनों कांग्रेस की धुर विरोधी सत्तानशी भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, तो वहाँ से एक देशव्यापी माहौल तैयार करना चाहती है। और आज हम इस समय मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के आवास पर। वो 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे और ब्लॉक प्रमुख से लेकर के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तक उनका एक चमकदार राजनीतिक सफर रहा है। तो आज हम उनसे कुछ खास और अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले जनवाणी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत अच्छा लगा। ये बताइए कि अभी चूँकि आपसे राष्ट्रीय स्तर का ही सवाल किया जा सकता है, क्योंकि आपका कद जो है वो राष्ट्रीय स्तर का है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आप जरूर रहे, लेकिन केंद्र की राजनीति का भी आपको अनुभव है। कहने का मतलब ज़मीन से लेकर के और काफ़ी ऊपर तक आपने ब्लॉक प्रमुखी से अपनी सियासी सफ़र की शुरुआत की। इसके पहले छात्र इकाई में रहे। तो अब जैसे कांग्रेस का इन 3 राज्यों में पराजित हुई हाल के चुनाव में, राजस्थान में बहुत उम्मीद थी और मध्य प्रदेश में भी बहुत उम्मीद थी, छत्तीसगढ़ में भी बहुत उम्मीद थी। माना जा रहा था कि इन 3 स्टेट में कांग्रेस आ रही है, माहौल भी ऐसा था। लेकिन पराजय का कारण आप क्या मानते हैं? आपका इतना लंबा तजुर्बा है। देखिए, पराजय के कारणों का विश्लेषण तो पार्टी लीडरशिप ने किया है और मैं जो इन नतीजों में भी, जिसको निराशाजनक कहा जा रहा है क्योंकि हार हमेशा निराशाजनक होती है जी, उसमें भी सिल्वर लाइनिंग देखता हूँ। एक पहली सिल्वर लाइनिंग तो ये है, पहली जो हमारे लिए आशा है वो इस बात की है कि हम लगभग 40% वोट लाए हैं इन 3 राज्यों में चुनाव हारने के बाद। तो जो पार्टी 40% वोट लाई हो विधानसभा के चुनाव में, उस पार्टी के लिए लोकसभा के चुनाव में अच्छी उम्मीद बनती है। दूसरी बात, हमारा जो पुराना अनुभव है, 2003 में भी हम करीब इसी कालखंड में इन राज्यों में चुनाव हुए थे और हम आज से ज़्यादा बुरी तरीके से हारे थे। भाजपा सत्ता में आई थी, लेकिन 2004 में नतीजे कुछ और हो गए। आज जब पीएम इन वेटिंग आडवाणी को बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, 2000 मेरा ख्याल है कि तब आप हरिद्वार से चुनाव लड़े थे। 2004 के अंदर हम लोग यूपीए के तौर पर चुनाव में जीतने में सफल हो गए और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने। तो ये 2 सीमें हैं जिनको हमको ध्यान में रख करके चलना है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में जनता का मिजाज कुछ और रहता है और लोकसभा के चुनाव के वक्त में कुछ और रहता है। हमारा मानना है 2024 का चुनाव परिवर्तन का चुनाव होगा। जनता परिवर्तन के लिए वोट देगी, क्योंकि 10 साल से एक ही रटी रटाई बातें, एक ही तरीके का बोलने का, एक ही तरीके के जुमले, एक ही तरीके की सारी चीज़ें जो है दिखाई दे रही हैं। तो लोग ये समझ रहे हैं कि ये बहुलवादी देश है। इस बहुलवादी देश के अंदर आप इस तरीके की राजनीति को कर रहे हैं, उस राजनीति को देश 2024 में ठुकराएगा। नहीं, अगर हम थोड़ा पीछे हट करके देखें, 2019 का जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो उसके पहले आपकी सरकार मध्य प्रदेश में भी बन गई थी, छत्तीसगढ़ में भी बन गई थी, राजस्थान में भी बन गई थी। लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुआ तो राजस्थान की 25 में से 24 सीटें बीजेपी जीत गई, मध्य प्रदेश में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, छत्तीसगढ़ में भी रहा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इतिहास अपने को दोहराएगा, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं? ये उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में ये दावा किया जा रहा है कि हम 80 से 80 सीटें जीत लेंगे। ठीक उल्टा भी तो हो सकता है। 2019 में हम विधानसभा में जीते थे, लोकसभा में हार गए। अब कि वो विधानसभा में जीते हैं, लोकसभा में हम जीत सकते हैं। तो ये कहने का मतलब पूर्वानुमान है, जैसे कि मौसम का लगाया जाता है, वैसे सियासत में भी। मैं इसीलिए कह रहा जी जी कि इनको इनमें हमको आगे का रास्ता ढूंढना है।
अपनी कमियां संगठनात्मक तौर पर जो थी, जिन कारण हम जीत में नहीं बदल पाए 40% वोट लाने के बाद भी, तो उसको हमको दूर करना है। और मैं समझता हूँ हमने एक लोकतांत्रिक पार्टी के तौर पर ठीक लेसन दिया होगा, हम अपनी कमजोरियों को दूर करेंगे। अब अगर हम उत्तराखंड के बारे में बात करें तो यहाँ पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पराजय हुई और पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर में भाजपा की सरकार है। तो यहाँ जो जितनी सीटें हैं लोकसभा की, उसमें क्या लगता है कि कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहेगा? सांगठनिक तौर पर आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वो कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं रही, यहाँ पर पराजय का कारण भी वही है। तो इस लोकसभा चुनाव में 2024 के उत्तराखंड में क्या लगता है आपको? 2022 में भी हमने अपनी गलतियों से हार को आमंत्रित किया। भाजपा अपने गुणों से नहीं जीती। यदि गुणों से जीती होती तो उनका मुख्यमंत्री चुनाव नहीं हारता। हम अपनी कमजोरियों से, अपनी गलतियों से चुनाव हारे और भाजपा जो है हमारी गलतियों से चुनाव जीती। तो लोकसभा चुनाव में क्या वो मतलब गलतियों को उससे कुछ सीख ली गई है पार्टी? लोकसभा के चुनाव में भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काम करेगी जी, क्योंकि सांसद भी उन्हीं के हैं, पिछले 10 साल से चल रहे हैं, और राज्य सरकार भी उनकी है, अब 7 साल करीब होने को आ रहे हैं। उत्तराखंड में ये माना जाता है कि हरीश रावत जो है वो बड़े ऊर्जावान नेता हैं और यहाँ की सियासत की जब भी बात होती है तो हमेशा आपका जिक्र होता है। बुजुर्ग होने के बावजूद क्या जैसे ये लोकसभा चुनाव हो रहा है तो कहा यह जा रहा है कि आप हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चुनाव कहाँ से लड़ेंगे ये बात मेरी स्थिति के जो व्यक्ति होते हैं वो खुद तय नहीं कर पाते, पार्टी को तय करना होता है। पार्टी का जो आदेश होगा उस आदेश का पालन होगा। लड़ेंगे, लड़ने के लिए कहेंगे लड़ेंगे, लड़ाने के लिए कहेंगे किसी को लड़ाएंगे। तो इसलिए सवाल ये है 5 सीटें, हम ये 5 सीटें जीतने की स्थिति में हैं। हाँ। इस समय इन 5 सीटों पर इनके सांसदों के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है और हमारे पास जो एमपी इन वेटिंग है, एक 2 कैंडिडेट जो जहाँ भी हैं वो सब बड़े मजबूत किस्म के लोग हैं जिनका सार्वजनिक जीवन का लंबा तजुर्बा है। तो मैं समझता हूँ कि हम ये 5 सीटों को जीतने के लिए मनोवैज्ञानिक तौर पर भी और धरातली तौर पर भी ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। एक मौजूद सवाल और सर के जैसे उत्तराखंड जो है उसको अलग राज्य का दर्जा मिले हुए 20 साल से ज़्यादा हो गया, झारखंड का भी और छत्तीसगढ़ शायद सब ये तीनों राज्य एक ही साथ पृथक हुए थे, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं थीं या जिन उम्मीदों को लेकर के आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों तक की आहुति दी और तमाम लंबा संघर्ष हुआ उसके बाद जा कर के ये अलग दर्जा मिला इस राज्य को, तो विकास की जो उम्मीदें थी आम आवाम की वो पूरी नहीं हो पाई। जबकि कांग्रेस के भी यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे पंडित रणजीत तिवारी, आप रहे, और तो इतना लंबा अरसा गुजर जाने के बाद शिक्षा की मूलभूत समस्याएं, स्वास्थ्य की मूलभूत समस्याएं और चलिए बिजली पानी सड़क तो उस पर काम हो रहा है, लेकिन पलायन जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था, रोजी रोटी के लिए, रोजगार के लिए पहाड़ के युवा या तो फौज में जाते हैं या फिर वो बाहर निकलते हैं, अपने मेहनत की बदौलत वो अपनी आजीविका चलाते हैं। तो ऐसा डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ कि पलायन बंद होता और यहाँ जो है चहुमुखी विकास होता? दावा तो हर सरकार करती रही है। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, ये 24वां वर्ष है जी, और आज भी बहुत सारे बुनियादी सवाल हमको चुनौती दे रहे हैं कि भाई आप समाधान ढूंढिए। जैसे पलायन है, रोजगार है, बेरोजगारी इस समय यदि देश में, दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में है, तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का प्रतिशत, वृद्धि दर उत्तराखंड में है। उसी प्रकार से भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवन में शिष्टाचार के तौर पर दिखाई दे रहा है। हम बहुत ज़्यादा पर्वतीय राज्य, यहाँ आधे से ज़्यादा भूभाग पर्वतीय है, तो यहाँ चीज़ें महंगी हो जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इत्यादि बहुत बैठती है, इसलिए महंगाई का पिंच जिसको सारा देश महसूस कर रहा है तो उत्तराखंड को ज़्यादा महसूस कर रहा है, तो यहाँ महंगाई ज़्यादा असर कर रही है। तो क्या चुनावी मुद्दा बन सकती है महंगाई? महिला अत्याचार चरम पर है, दलितों पर अत्याचार चरम पर है,
किसान परेशान है। इस समय किसान में बड़ा भारी गुस्सा है, क्योंकि राज्य सरकार ने उनको अपमानित किया। इस प्राकृतिक आपदा में उनको मदद करने के बजाय उनको मुंह चिढ़ाने के लिए 1100 रुपये बीघा कुछ लोगों को आर्थिक मदद देने की कोशिश की। किसान ने उसको अपना अपमान के रूप में लिया है। और दूसरी तरफ गन्ने का पिराई सत्र पूरा होने को आ रहा है, आधा बीत गया, पूरा नहीं आधा बीत गया है, और उसके बावजूद भी अभी गन्ने का खरीद मूल्य घोषित नहीं किया है। तो किसान कह रहा भाई हमारे गन्ने का खरीद मूल्य घोषित करो, कल तुम नाम मात्र के नाम पकड़ा दोगे, हम नहीं तो हम कोई दूसरा विकल्प ढूंढते हैं। आज तो गन्ने के बहुत सारे विकल्प हैं, एथनॉल बनाने वाले लोग हैं, दूसरे लोग हैं, हम दूसरा विकल्प ढूंढते हैं। लेकिन ये किसान विकल्प भी नहीं ढूंढे, चीनी मिलों को मिलती रहे, और उधर जो है रेट खोल नहीं रहे हैं, रेट बताया नहीं है। तो किसान गुस्से में है। उसने गेहूँ बोया तो खाद नहीं मिली, गन्ने में पेस्टिसाइड नहीं मिला उनको, कई बीमारियां पकड़ गई गन्ने में जो है। तो बहुत सारी दिक्कतें किसान के सामने हैं। तो इस समय किसान भी गुस्से में है, नौजवान गुस्से में है, महिलाएं और दलित पिछड़े। तो देखते हैं कि जो आपने कहा कि बुनियादी समस्याएं अपनी जगह पर हैं। पलायन आज हमारे लिए एक बड़ा दंश बन करके उभर रहा है। भूता गाँवों की संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है। पलायन रुकने के बजाय पलायन और ज़्यादा बढ़ रहा है। हमने कुछ उपलब्धियां भी हासिल की, ऐसा नहीं है कि राज्य बनने के बाद कोई तरक्की नहीं हुई। तरक्की हुई, ढांचागत क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए, लेकिन जो बुनियादी काम होना चाहिए था जन कल्याण का, उसके क्षेत्र में पीछे रह गए। हमारी सरकार जब आई थी कांग्रेस की 2014 में, तो हमने उस तरफ ध्यान दिया था। हमने नीतियाँ ऐसी बनाई थी जो जनपरक ग्राम परक नीतियाँ थी, गरीब परक नीतियाँ थी। उन नीतियों को इन्होंने 2017 में कांग्रेस के चुनाव हार के बाद बदल दिया, और आज उसी का परिणाम है कि उत्तराखंड में बहुत सारे बुनियादी सवालों को लेकर के जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। तो अब कैसा भविष्य आप देखते हैं उत्तराखंड का? इन हालातों से आप वाबस्ता हैं, जैसा कि आप राज्य का भविष्य तो अच्छा रहेगा, लोग परिवर्तन लाएंगे। यदि ये ठीक नहीं करेंगे भाजपा के लोग, तो लोग दूसरों को अवसर देंगे, कांग्रेस को अवसर देंगे। कांग्रेस सक्षम है, हम फिर से अच्छी नीतियों के साथ काम शुरू करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि राज्य के भविष्य को कोई बहुत ऐसी, लेकिन ये चिंता की बात जरूर है कि लोगों की कठिनाइयाँ घटने के बजाय बढ़ी। तो ये है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जिनसे हमने बातचीत की उत्तराखंड के मसले पर भी, यहाँ की बुनियादी समस्याओं के मसले पर, और राष्ट्रव्यापी राजनीति के मसले पर भी हमने बातचीत की। और जैसा कि वो खुद उम्मीदों से लवरेज हैं, और वो कह रहे हैं कि नहीं, परिवर्तन जरूर आएगा। और सत्तानशीन भारतीय जनता पार्टी सरकार पर उन्होंने तोहमत तो नहीं लगाई, लेकिन तमाम कमियाँ भी गिनाई। तो कुल मिलाकर के आज बस इतना ही। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ मैं अवनींद्र कमल, जनवाणी न्यूज उत्तराखंड।